क्या कोई देश दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को हरा सकता है? क्या कोई राष्ट्र लाखों बम झेलने के बाद भी उठकर एशिया का नया आर्थिक सितारा बन सकता है? और क्या एक ऐसा देश जो कभी गरीबी, युद्ध और तबाही का प्रतीक था, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है? जवाब है जी हाँ, हो सकता है। और उस देश का नाम है वियतनाम। लेकिन वियतनाम की कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है हजारों साल के संघर्ष की, विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई की, अद्भुत साहस की और एक ऐसे आर्थिक चमत्कार की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वियतनाम सदियों तक विदेशी शक्तियों से जूझता रहा, कैसे उसने फ्रांस और फिर अमेरिका जैसी महाशक्तियों का सामना किया, कैसे युद्ध ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया और फिर कैसे 1986 के बाद शुरू हुए आर्थिक सुधारों ने वियतनाम को बदल कर रख दिया। हम देखेंगे आधुनिक वियतनाम की ताकत, उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था, पर्यटन, संस्कृति और यह भी कि क्या आने वाले वर्षों में वियतनाम एशिया का अगला बड़ा पावर हाउस बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से देश की लेकिन दुनिया की सबसे अविश्वसनीय कहानियों में से एक। वियतनाम की कहानी आज से नहीं बल्कि लगभग 2000 साल पहले शुरू होती है। उस समय दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग था। न आधुनिक राष्ट्र थे, न आज जैसी सीमाएं, लेकिन एक चीज थी जो तब भी मौजूद थी, बड़ी शक्तियों की अपने पड़ोसियों पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा। वियतनाम का दुर्भाग्य ये था कि उसका पड़ोसी उस समय की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था, चीन। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के हान साम्राज्य ने वियतनाम के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कई सदियों तक वियतनाम चीनी शासन के प्रभाव में रहा। चीन ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, भाषा, संस्कृति और राजनीतिक प्रणाली वहां लागू करने की कोशिश की। लेकिन एक चीज थी जिसे चीनी साम्राज्य पूरी तरह कभी नहीं बदल पाया, वियतनामी लोगों की पहचान। सदियों तक विदेशी शासन सहने के बावजूद वियतनाम के लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं और अपनी राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा। आखिरकार 10वीं शताब्दी में वियतनाम ने चीनी नियंत्रण से काफी हद तक स्वतंत्रता हासिल कर ली। इसके बाद कई वियतनामी राजवंशों ने देश पर शासन किया। आने वाली सदियों में वियतनाम ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए एक मजबूत राज्य का रूप लेना शुरू किया। लेकिन इतिहास ने अभी वियतनाम की परीक्षा खत्म नहीं की थी। 19वीं शताब्दी तक यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियां एशिया, अफ्रीका और दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपना साम्राज्य फैला रही थी। इसी दौर में फ्रांस की नजर भी वियतनाम पर पड़ी। फ्रांसीसियों ने पहले व्यापार और मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाया। फिर धीरे धीरे सैन्य हस्तक्षेप शुरू हुआ। 1858 में फ्रांसीसी सेनाओं ने वियतनाम में प्रवेश किया और अगले कुछ दशकों में पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वियतनाम अब फ्रांसीसी उपनिवेश का हिस्सा बन चुका था, जिसे फ्रेंच इंडोचाइना कहा जाता था। फ्रांस ने सड़कें, रेलवे और कुछ आधुनिक संस्थाएं तो बनाई, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य वियतनाम का विकास नहीं था। असली लक्ष्य था संसाधनों और आर्थिक लाभ का दोहन। वियतनाम के किसानों पर भारी कर लगाए गए। बड़ी मात्रा में चावल, रबर और अन्य संसाधन फ्रांस भेजे जाने लगे। स्थानीय लोगों को अपने ही देश में सीमित राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। समय के साथ असंतोष बढ़ता गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक वियतनाम में स्वतंत्रता की मांग तेज होने लगी। शिक्षित युवाओं, बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादियों ने विदेशी शासन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इसी दौर में एक ऐसा व्यक्ति उभरा जिसने आने वाले दशकों में वियतनाम के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, और वह व्यक्ति थे हो ची मिन्ह। उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों की यात्रा की, उपनिवेशवाद का अध्ययन किया और फिर वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए एक संगठित आंदोलन खड़ा करने का प्रयास शुरू किया। दूसरी ओर दुनिया भी बदल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध ने वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला दिया था। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। देश दो हिस्सों में बंट गया। उत्तर में हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाला कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम था, जबकि दक्षिण में अमेरिका समर्थित साउथ वियतनाम। योजना ये थी कि कुछ वर्षों बाद पूरे देश में चुनाव होंगे और वियतनाम फिर से एक हो जाएगा, बिल्कुल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की तरह। लेकिन हुआ यहाँ भी वही। शीत युद्ध के दौर में ये केवल वियतनाम का मामला नहीं रह गया था। उस समय पूरी दुनिया दो खेमों में बंटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी थे, दूसरी तरफ सोवियत संघ और कम्युनिस्ट शक्तियां। अमेरिका को डर था, यदि वियतनाम कम्युनिस्ट शासन के तहत एकजुट हो गया तो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में कम्युनिज्म फैल सकता है। इससे डोमिनो थ्योरी कहा जाता था। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसने इतिहास बदल दिया। शुरुआत में अमेरिका ने केवल आर्थिक और सैन्य सहायता दी, लेकिन धीरे धीरे उसकी भागीदारी बढ़ती गई। फिर 1964 में एक घटना हुई जिसे टोनकिन की खाड़ी की घटना कहा जाता है। इसके बाद अमेरिका ने बड़े पैमाने पर सैन्य हस्तक्षेप शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में लाखों अमेरिकी सैनिक वियतनाम की धरती पर मौजूद थे। अमेरिका को विश्वास था कि उसकी आधुनिक तकनीक, विशाल सेना, लड़ाकू विमान और भारी हथियार जल्द ही युद्ध का फैसला कर देंगे। लेकिन वियतनाम कोई साधारण युद्ध भूमि नहीं था। घने जंगल, दलदली इलाके, पहाड़ और सबसे महत्वपूर्ण, अपने देश के लिए लड़ने को तैयार लाखों वियतनामी। वियतकॉन्ग नामक गुरिल्ला लड़ाकों ने ऐसी रणनीति अपनाई जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को परेशान कर दिया। वे अचानक हमला करते, फिर जंगलों में गायब हो जाते। भूमिगत सुरंगों का विशाल नेटवर्क बनाया गया। कई बार अमेरिकी सैनिकों को पता ही नहीं चलता था कि दुश्मन कहाँ है। दिन में खेतों में काम करने वाला व्यक्ति रात में लड़ाका बन जाता था। युद्ध केवल बंदूकों से नहीं लड़ा जा रहा था, यह इच्छाशक्ति का युद्ध बन चुका था।
अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हजारों लड़ाकू विमानों ने लगातार बमबारी की। इतने बम गिराए गए कि कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के कई मोर्चों से भी अधिक विस्फोटक वियतनाम पर इस्तेमाल हुए। जंगलों को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया गया। नेपाम बमों और एजेंट ऑरेंज जैसे रसायनों ने न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया बल्कि लाखों लोगों के जीवन पर गहरा असर डाला। गांव तबाह हो गए, खेत बर्बाद हो गए, अनगिनत परिवार विस्थापित हो गए। लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन का प्रतिरोध जारी रहा। फिर आया 1968। ये वर्ष युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। वियतकॉन और नॉर्थ वियतनाम ने टेट ऑफेंसिव नाम से बड़े पैमाने पर हमला किया। सैन्य दृष्टि से अमेरिका और दक्षिण वियतनाम ने कई स्थानों पर जवाबी कार्रवाई कर दी, लेकिन इस हमले ने एक बड़ा संदेश दिया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना भी युद्ध को समाप्त नहीं कर पा रही थी। विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन होने लगे, सड़कों पर युद्ध विरोधी आंदोलन फैल गए। अमेरिकी समाज दो हिस्सों में बंटता दिखाई देने लगा। उधर वियतनाम में संघर्ष जारी था। हर गुजरते वर्ष के साथ मानव और आर्थिक लागत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार अमेरिका ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू की। धीरे धीरे सैनिकों की वापसी शुरू हुई और शांति वार्ताएं आगे बढ़ने लगी। 1973 में पेरिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिकी सैनिक वापस लौटने लगे। 30 अप्रैल 1975 साइगोन शहर पर नॉर्थ वियतनाम का नियंत्रण हो गया। अमेरिकी दूतावास से लोगों की जल्दबाजी में निकासी की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। करीब 2 दशकों तक चला यह संघर्ष समाप्त हो चुका था, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका के 58,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। अमेरिका ने युद्ध पर समय के लगभग $111 से $168 बिलियन खर्च किए, जो आज की कीमतों में ये लगभग $800 बिलियन से $1 ट्रिलियन के बराबर माना जाता है। यह आज भी अमेरिका की सबसे बुरी हार मानी जाती है। युद्ध के बाद वियतनाम एक बार फिर एकीकृत हो गया, लेकिन जीत की कीमत बेहद भारी थी। लाखों लोग मारे जा चुके थे, असंख्य परिवार टूट चुके थे, शहर, गांव, सड़कें और खेत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन अब वियतनाम के सामने एक नया सवाल था, क्या इतना बर्बाद हो चुका देश दोबारा खड़ा हो पाएगा? लेकिन समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई। युद्ध के बाद वियतनाम को आर्थिक अलगाव का भी सामना करना पड़ा। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। विदेशी निवेश लगभग न के बराबर था। नई तकनीक तक पहुंच सीमित थी। देश को पुनर्निर्माण के लिए संसाधनों की जरूरत थी, लेकिन संसाधन बहुत कम थे। 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत तक वियतनाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाने लगा। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि एक दिन यही देश वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करेगा और एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध जीतने के बावजूद वियतनाम आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहा था। लेकिन इतिहास में कई बार सबसे बड़े बदलाव सबसे कठिन परिस्थितियों से जन्म लेते हैं। वियतनाम के नेताओं को एहसास हो चुका था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो केवल युद्ध जीतना काफी नहीं होगा, आर्थिक लड़ाई भी जीतनी पड़ेगी। और फिर 1986 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस नई नीति का नाम था डोई मुआ, जिसका अर्थ है नवीनीकरण या पुनर्निर्माण। ये सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं था, ये वियतनाम के भविष्य को बदलने वाला फैसला था। इसलिए धीरे धीरे निजी व्यवसायों को अधिक स्वतंत्रता दी गई। किसानों को अपनी फसल बेचने की अधिक आजादी मिली। छोटे व्यवसायों को काम करने के अवसर मिलने लगे। बाजार आधारित सुधारों को अपनाया गया, लेकिन साथ ही सरकार ने राजनीतिक स्थिरता भी बनाए रखी। यही वह संतुलन था जिसने वियतनाम की नई आर्थिक यात्रा की नींव रखी। कुछ ही वर्षों में इसके परिणाम दिखाई देने लगे। कृषि क्षेत्र में उत्पादन तेजी से बढ़ा, ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ने लगी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार दिखाई देने लगा। लेकिन असली परिवर्तन अभी बाकी था। 1990 के दशक में वियतनाम ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने शुरू किए। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को वियतनाम में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। दुनिया की कई कंपनियों ने वियतनाम की ओर ध्यान देना शुरू किया। कारण भी स्पष्ट थे, युवा आबादी, मेहनती कार्यबल, प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागत और राजनीतिक स्थिरता। धीरे धीरे नए कारखाने बनने लगे, नए उद्योग विकसित होने लगे, हजारों नहीं बल्कि लाखों रोजगार पैदा होने लगे। इसके बाद सरकार ने बुनियादी ढांचे पर भी बड़ा ध्यान दिया। नई सड़कें बनी, बंदरगाहों का विस्तार हुआ, बिजली और परिवहन नेटवर्क को मजबूत किया गया, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश बढ़ाया गया। सरकार को पता था कि केवल सस्ती मजदूरी के सहारे लंबे समय तक विकास संभव नहीं है, इसलिए मानव संसाधन को भी मजबूत बनाया गया। समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, मशीनरी और विनिर्माण क्षेत्र तेजी से बढ़ने लगे। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अपने उत्पादन का हिस्सा वियतनाम में स्थानांतरित करने लगी। जो देश कभी युद्ध और गरीबी की वजह से जाना जाता था, वही अब निवेश और उत्पादन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस विकास का असर आम लोगों के जीवन पर भी दिखाई देने लगा। गरीबी दर लगातार घटने लगी, लाखों लोग मध्यम वर्ग में शामिल हुए, शहरों का विस्तार हुआ, नई पीढ़ी के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े। दुनिया ने देखना शुरू किया कि वियतनाम केवल युद्ध से उबर नहीं रहा है, बल्कि खुद को पूरी तरह से नया रूप दे रहा है। आज जब अर्थशास्त्री दुनिया के सबसे सफल आर्थिक परिवर्तनों की बात करते हैं, तो वियतनाम का नाम अक्सर सामने आता है, क्योंकि बहुत कम देशों ने इतनी तबाही के बाद इतनी तेजी से खुद को बदला है।
डोई मुआ ने केवल आर्थिक नीतियां नहीं बदली, इसने देश की सोच बदल दी। इसने वियतनाम को यह विश्वास दिया कि उसका भविष्य उसके अतीत से बड़ा हो सकता है। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया वियतनाम को केवल एक पूर्व युद्धभूमि के रूप में नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक के रूप में दिखती है। लेकिन सवाल यह है कि इन सुधारों के 4 दशक बाद आज का वियतनाम आखिर दिखता कैसा है। आखिर कैसे ये देश एशिया के उभरते हुए राइजिंग टाइगर की पहचान हासिल कर चुका है। आइए अब आधुनिक वियतनाम को करीब से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1980 के दशक के वियतनाम को देखे और फिर आज के वियतनाम को देखे तो शायद उसे विश्वास ही न हो कि यह वही देश है। आज वियतनाम की पहचान केवल उसके इतिहास से नहीं, बल्कि उसके भविष्य से बन रही है। देश के बड़े शहर जैसे हनोई और हो ची मिन्ह सिटी तेजी से आधुनिक हो रहे हैं। ऊंची इमारतें, व्यस्त व्यापारिक केंद्र, आधुनिक सड़कें और लगातार बढ़ता उद्योग ये दिखाते हैं कि वियतनाम अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आज दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले अनेक उत्पाद वियतनाम की फैक्ट्रियों में बनते हैं। बेहतर होती आधारभूत संरचना, व्यापार के लिए अनुकूल नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मजबूत जुड़ाव, यही वजह है कि वियतनाम को अक्सर एशिया का नया राइजिंग टाइगर कहा जाता है। लेकिन विकास केवल उद्योगों तक सीमित नहीं है। तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में भी वियतनाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई स्टार्टअप कंपनियां उभर रही हैं, डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है। युवा पीढ़ी आधुनिक कौशल सीखकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रही है। शिक्षा पर लगातार ध्यान देने से देश को एक कुशल कार्यबल तैयार करने में मदद मिली है। इसी का परिणाम है कि निवेशक वियतनाम को केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वियतनाम की एक और बड़ी ताकत है उसकी भौगोलिक स्थिति है। दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के करीब होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। इसके बंदरगाह और निर्यात नेटवर्क देश की आर्थिक शक्ति को और बढ़ा रहे हैं। लेकिन आर्थिक सफलता की कहानी केवल फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं है। वियतनाम ने एक और सेक्टर में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और वह है टूरिज्म। उसके खूबसूरत समुद्र तट, ऐतिहासिक शहर, लैंडस्केप और अनूठी संस्कृति हर साल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब वियतनाम केवल निवेशकों का ही नहीं, बल्कि ट्रैवलर्स का भी फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। आइए अब देखते हैं कि कैसे वियतनाम एशिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बन गया। एक समय था जब दुनिया वियतनाम को युद्ध की तस्वीरों के माध्यम से जानती थी, लेकिन आज दुनिया वियतनाम को उसकी खूबसूरती के लिए जानती है। पिछले कुछ दशकों में वियतनाम ने खुद को एशिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में बदल लिया है। हर साल दुनिया भर से मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स यहाँ पहुँचते हैं और इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है। वियतनाम उन देशों में से है जहाँ आपको एक ही जगह पर हिस्ट्री, कल्चर, नेचर और मॉडर्निटी का अनोखा मिक्सचर देखने को मिलता है। उत्तर में मौजूद पहाड़ी इलाके और धान के सीढ़ीनुमा खेत किसी फिल्मी दृश्य जैसे लगते हैं। सेंट्रल वियतनाम के ऐतिहासिक शहर सदियों पुराने इतिहास की झलक दिखाते हैं। वहीं दक्षिणी वियतनाम मॉडर्न लाइफ, बिजनेस और एनर्जी से भरा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा वियतनाम की लंबी समुद्री तटरेखा भी उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। क्लीन बीच, ब्यूटीफुल आइलैंड और लैंडस्केप दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन केवल प्राकृतिक सुंदरता ही इसकी सफलता का कारण नहीं है। वियतनामीज फूड भी टूरिज्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। दुनिया के कई फूड एक्सपर्ट वियतनाम के स्ट्रीट फूड को एशिया के बेस्ट फूड एक्सपीरियंसेस में गिनते हैं। साथ ही यहाँ ट्रैवल करना कंपैरेटिवली अफोर्डेबल भी माना जाता है, जिससे ये बजट और प्रीमियम दोनों तरह के टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। सरकार ने भी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में लगातार इन्वेस्ट किया है। नए हवाई अड्डे, बेहतर सड़कें, आधुनिक होटल और बढ़ती सुविधाओं ने वियतनाम को और ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया है। आज टूरिज्म सिर्फ वियतनाम की पहचान नहीं, बल्कि उसकी इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पिलर भी बन चुका है। लेकिन किसी देश की असली पहचान केवल उसकी इकोनॉमी या टूरिज्म से नहीं बनती, वह बनती है वहाँ के लोगों से, उनकी सोच से और उनकी कल्चर से। और वियतनाम की सबसे बड़ी ताकत शायद उसके लोग ही हैं। किसी भी देश की असली ताकत उसकी इमारतों, फैक्ट्रियों या अर्थव्यवस्था में नहीं होती, वह उसके लोगों में होती है। और वियतनाम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप वियतनाम की यात्रा करें तो एक बात आपको बहुत जल्दी महसूस होगी, यहाँ के लोग बेहद मेहनती, अनुशासित और विनम्र हैं। सदियों के संघर्ष, विदेशी शासन और युद्धों ने वियतनामी समाज को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। राष्ट्र का निर्माण केवल सरकार नहीं, बल्कि हम लोग करते हैं। यही कारण है कि आज भी शिक्षा को यहाँ बहुत महत्व दिया जाता है। युवा पीढ़ी नई तकनीक, व्यवसाय और आधुनिक कौशल सीखने पर लगातार ध्यान दे रही है। वियतनामी संस्कृति पर सदियों से विभिन्न प्रभाव पड़े हैं, लेकिन उसने अपनी अलग पहचान बनाए रखी है। पारंपरिक त्योहार, स्थानीय कला, संगीत और भोजन आज भी लोगों को उनकी विरासत से जोड़े रखते हैं। शायद यही संतुलन वियतनाम की सबसे बड़ी ताकत है। एक तरफ आधुनिक सोच, दूसरी तरफ परंपराओं का सम्मान। एक तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव, दूसरी तरफ अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। यही कारण है कि दुनिया आज केवल वियतनाम की आर्थिक सफलता की नहीं, बल्कि उसके लोगों की भी प्रशंसा करती है।